वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी के सेक्शन एनवायरनमेंट के चैप्टर इकोसिस्टम के एमसीक्यूज़ का दूसरा लेक्चर आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा पहला लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार जाके प्लेलिस्ट को ज़रूर से चेकआउट करिए। ये सेक्शन क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के अलावे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और दिन प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं में इसका वेटेज बढ़ते जा रहा है। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आने वाले सभी प्रकार के वीडियोस का आप पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के बाद से वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पे आने वाले सभी प्रकार के वीडियोस के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने 1 से लेकर 24 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। आज 25 नंबर 25th क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र में आहार स्तर को कहा जाता है। जी हाँ, पारिस्थितिकी तंत्र में आहार स्तर को कहा जाता है। ऑप्शन देखते हैं, पोषी स्तर, उपभोक्ता स्तर, उत्पादक स्तर और शाकाहारी स्तर। तो देखिए, इस केस में हम कह सकते हैं कि जो सबसे सुटेबल आंसर है वो बी है, उपभोक्ता स्तर। कारण बताते हैं कि अगर शाकाहारी स्तर कहेंगे तो वो सभी प्रकार के आहार स्तर को नहीं दिखाएगा, क्योंकि शाकाहारी सिर्फ जो प्राइमरी जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, उत्पादक होते हैं, उन पे डिपेंड होते हैं। इसका मतलब जो मांसाहारी हो इसमें छूट जाएंगे। ठीक है, उत्पादक स्तर कहेंगे इसका मतलब सिर्फ हम घास या पेड़ पौधों की ही बात कर रहे हैं, बाकी सब चीज़ इसमें छूट गया। इसलिए सबसे ज़्यादा सुटेबल आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। 26 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही आहार श्रृंखला है? जी हाँ, आहार श्रृंखला का सही क्रम आपको बताना है। पहला ऑप्शन देखते हैं, टिड्डा, फिर है घास। ये तो ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि घास टिड्डे पे डिपेंड नहीं करता है ना। इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा खत्म। ऑप्शन सी देखते हैं, बाज और फिर सर्प। ये भी गलत है, क्योंकि सर्प बाज पे डिपेंड नहीं करता है, बाज सर्प पे करता है। तो ऑप्शन सी भी यहाँ गलत हो गया। डी देखते हैं, मेंढक, सर्प, बाज, टिड्डा और फिर बाज। यहाँ ध्यान दीजिएगा, टिड्डा जो होता है ना, ये बाज पे डिपेंड तो करता ही नहीं है, और ना ही बाज डायरेक्टली टिड्डे को अपना आहार बनाता है। बाज का जो प्राइमरी आहार होता है वो क्या होता है? वो सांप होता है। कभी कभार हम कह सकते हैं, लेकिन इन जनरल बाज का जो प्राइमरी आहार होता है वो सांप होता है। इसका मतलब ऑप्शन डी भी इसमें गलत है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, क्योंकि घास पे डिपेंड करेगा टिड्डा, टिड्डे पे मेंढक, मेंढक पे सांप और सांप पे कौन? बाज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 27 क्वेश्चन है, पारिस्थितिक पिरामिड होते हैं। ये है 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के और 5 प्रकार के। सबसे पहले समझते हैं पारिस्थितिक पिरामिड होता क्या है। तो सिंपल बात है कि जो ट्रॉपिकल लेवल होते हैं ना, पोषक स्तर होते हैं एक आहार श्रृंखला में, जब उनको ज्यामितीय रूप से आप एक्सप्रेस करना शुरू करते हैं, पिरामिड के शेप को रूप में एक्सप्रेस करना शुरू करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पारिस्थितिक पिरामिड। ठीक है, अब ये कितने प्रकार का होता है? तो देखिए, प्रकार तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन 12th स्टैंडर्ड पे जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है संख्या के लिए पिरामिड, जैव भार के लिए पिरामिड और ऊर्जा के लिए पिरामिड। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 होगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा कि पारिस्थितिक पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। 28th क्वेश्चन देखते हैं, इकोसिस्टम शब्द को प्रस्तावित किया। ये तो पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, टेंसले ने इकोसिस्टम शब्द को प्रस्तावित किया था। चलिए 29th क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा पिरामिड हमेशा ऊपर की ओर होता है, उल्टा कभी नहीं होता है? तो मैंने आपको बताया है कि जो जैव मात्रा वाला होता है वो सीधा या उल्टा दोनों हो सकता है। ठीक है, जो संख्या वाला होता है वो भी सीधा या उल्टा दोनों हो सकता है। सिर्फ एक ही ऐसा पिरामिड है जो हर केस में, हर पारिस्थितिकी तंत्र में सिर्फ सीधा होता है, और वो कौन सा है? ऊर्जा पिरामिड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 30 नंबर क्वेश्चन है, पानी में उगने वाला अजोला इस स्वतंत्र नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ सिम्बायोटिक सम्मिलन में होता है। अब कौन से बैक्टीरिया के साथ होता है ये बताना है। क्लोरेला है, नॉस्टक है, एनाबिना है और टोलिप्रोथिक्स है। तो इसका राइट आंसर होता है एनाबिना। ठीक है, इसको याद कर लेंगे कि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया
का सिम्बायोटिक होता है अजोला का, वो किसके साथ होता है? तो NaBNA के साथ होता है। अगला क्वेश्चन है, एक पोषण स्तर से दूसरे में ऊर्जा प्रवाहित होती है, कितना प्रतिशत? 5%? जी नहीं, 10%। राइट आंसर होगा बी। आपने पढ़ा होगा लिंडेमान का 10% नियम। उनने साफ कहा था कि पोषक चक्र में एक स्तर से दूसरे स्तर पर सिर्फ कुल ऊर्जा का 10% ही प्रवाहित होता है। इसे लिंडेमान का 10% नियम भी कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहचानिए इनमें से कौन से अधूरे पारितंत्र का उदाहरण है? घास का मैदान अधूरा नहीं, ये पूरा है। नदी भी पूरा है, दलदली क्षेत्र भी पूरा है, तो क्या बच गया? गुफा हमारे पास बच गया ऑप्शन। ठीक, 33rd क्वेश्चन है, 33 नंबर क्वेश्चन है, तालाब पारितंत्र में संख्या का पिरामिड होता है, तो आंसर होगा कैसा? ऊपर की ओर। क्योंकि तालाब पारितंत्र में देखेंगे तो जो सबसे छोटे स्तर पर होते हैं, पहले स्तर पर होते हैं, जो पादप प्लवक होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है। उस पर डिपेंड करने वाली छोटी मछलियों की संख्या उनसे थोड़ा कम होता है। उन पर डिपेंड करने वाली थोड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं, उनकी संख्या उससे भी कम होता है। और जो सबसे बड़ी मछलियाँ होती है, जो छोटे मछली का शिकार करती है, उनकी संख्या थोड़ा और कम हो जाता है। इस तरीके से ये जो पारितंत्र का पिरामिड बनेगा वो क्या बनेगा? ऊपर की ओर बनेगा, मतलब सीधा बनेगा। 34 नंबर है, घास के मैदान की संख्या का पिरामिड होता है, तो घास के मैदान की संख्या का पिरामिड कैसा होता है? ये भी होता है अपराइट, मतलब सीधा। ठीक है, अपराइट मतलब सीधा। कैसे? क्योंकि घास प्राइमरी है, प्रोड्यूसर है, तो उनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है। इस पर डिपेंड करने वाले उससे कम होते हैं, उन पर डिपेंड करने वाले उनसे कम होते हैं। इस तरीके से क्या हो जाएगा? अपराइट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, अपरद खाद्य श्रृंखला की शुरुआत होती है, तो ये तो आपने ऐसा ही याद किया होगा, जीवाणु से होता है। ठीक, 36 कवक से भी माना जाता है, ठीक है, लेकिन जीवाणु ऑप्शन है तो इसको सही करेंगे। 36 नंबर है, जाने माने पारितंत्र पारिस्थितिकी हैं, तो ये नाम है, याद कर लीजिए, ईपी ओडम। इसका राइट आंसर होगा ईपी ओडम। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिकतम जमीनी प्राथमिकता उत्पादक वाला पारितंत्र होता है, जमीनी प्राथमिकता उत्पादक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तालाब, मरुस्थल, महासागर? जी नहीं, आपने अगर थोड़ा सा भी अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ा है तो आपको याद होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? जंगल होगा। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, जंगल। ठीक, चलिए 38 क्वेश्चन को देखते हैं। स्तर विन्यास यहाँ मिलते हैं, स्तर विन्यास यहाँ मिलते हैं, ध्यान देंगे क्वेश्चन पे। इसका ऑप्शन दिया गया है, पहला ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, दूसरा मरुस्थल, तीसरा डेसिडियस वन, और चौथा ए और बी दोनों। अच्छा, डेसिडियस वन क्या होता है? पर्णपाती जंगल होता है। ठीक है, तो देखिए, स्ट्रेटिफिकेशन या स्तर विन्यास जो होता है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है रेन फॉरेस्ट में। जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होता है उनमें ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, तो ये तो होगा ही। साथ में मरुस्थल में भी ये देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा किधर क्लियर होता है? ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, लेकिन मरुस्थल में भी पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चरम समुदाय बनने तक एक समुदाय की प्रजाति का दूसरे से पारितंत्र कहलाता है, अनुक्रमण। ये तो सीधा सीधा डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछ दिया है, अनुक्रमण। 40 नंबर है, वृक्ष रहित जीवों को कहते हैं, वृक्ष रहित जीवों मतलब जहाँ वृक्ष भी नहीं पाए जाते हैं, तो ऑप्शन देखेंगे, मरुस्थल, इधर भी वृक्ष पाए जाते हैं, कम पाए जाते हैं, तो एक तरीके से कह सकते हैं यहाँ नहीं होते हैं। टुंड्रा, टुंड्रा में भी वृक्ष नहीं पाए जाते हैं, इक्का दुक्का हो सकता है। वैसे ही है घास का मैदान, घास के मैदान में भी घास ज़्यादा होते हैं, वृक्ष की संख्या काफ़ी कम होती है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से सभी वृक्ष रहित जीवों का उदाहरण ये तीनों हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, कुछ जंतुओं में होने वाली शीत निष्क्रियता होती है, तो आपको पता है कि शीत निष्क्रियता एक्चुअल में शीत ऋतु में उनके बचने का एक तरीका होता है, शीत ऋतु में वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामयिक। शीत निष्क्रियता किसका उदाहरण है? तो सामयिक का उदाहरण है। आगे है, सहभोजिता में, सबसे पहले सहभोजिता समझते हैं। सहभोजिता होता क्या है कि सहभोजिता में, अच्छा सहोपकारिता से कंफ्यूज मत होना, सहोपकारिता में दोनों को फ़ायदा होता है, लेकिन सहभोजिता में एक को फ़ायदा होता है और दूसरे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब ध्यान रखने वाली बात है कि इस केस में, ये प्लस और जीरो वाले में, जो दुर्बल होते हैं ना, जो कमज़ोर होते हैं, उनको फ़ायदा होता है, और जो बड़े होते हैं, मजबूत होते हैं, उनको ना फ़ायदा होता है और ना ही नुकसान होता है।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि बड़ी सी व्हेल है, उस पर एक छोटी सी मछली चिपकी हुई है ना। तो छोटी जो मछली है उसको तो फ़ायदा हो रहा है, प्लस हो गया, इसलिए कहा गया दुर्बल को फ़ायदा होता है। और बड़ी मछली जो व्हेल है उसको कोई फ़ायदा नहीं है और ना ही नुकसान है, मतलब वो ज़ीरो का लेगा। तो अब ऑप्शन देखते हैं, दोनों साथियों को लाभ होता है, तो ये गलत है, क्योंकि इसे सहभोजिता नहीं सहोपकारिता कहते हैं। दोनों साथियों को हानि होता है, ये भी गलत है, क्योंकि ये प्रतिस्पर्धा हो गया। दुर्बल को लाभ जबकि प्रबल नुकसान विहीन रहता है, ये सही बात है। जैसे मछली वाला एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 43 नंबर। एक सफल परजीवी वह है जो, पहला ऑप्शन है तेजी से वृद्धि करता है, तेजी से प्रजनन करता है, लंबे समय तक आतिथ्य से चिपका रहता है, और अगला ऑप्शन है अपने आतिथ्य से न्यूनतम मांग करता है। अच्छा, सबसे पहले समझते हैं आतिथ्य क्या होता है। मान लेते हैं कि आप किसी के घर जाते हैं, किसी रिलेशनशिप में या कहीं भी जाते हैं, तो आप हो गए अतिथि, क्योंकि आप जा रहे हैं, और जिनके यहाँ जा रहे हैं वो आतिथ्य कहलाते हैं, ठीक है। तो आप एक अच्छे अतिथि कब कहलाएंगे, जब आपकी मांग उनसे बहुत ही कम रहेगी, या नहीं कि आप पहुँचे और मांगना शुरू कर दें, मुझे ये दो, मुझे ये दो, मुझे ये दो, तो आप अच्छे अतिथि नहीं कहलाते हैं। अब ऑप्शन पे देखिएगा, तो देखिए यहाँ क्या दे रहा है, या आप अच्छे अतिथि तब भी नहीं कहलाते हैं जब जाके किसी के यहाँ बस ही जाते हैं, गए 1 घंटे 2 घंटे के लिए घूमे फिर वापस आ गए, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, अपने आतिथ्य से न्यूनतम मांग करता है, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड में से मनुष्य की मौत हो जाती है क्योंकि यह नष्ट कर देता है। जी हाँ, बहुत ही खतरनाक धुआं ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। ये खतरनाक क्यों हो जाता है, क्योंकि मनुष्य में जो हीमोग्लोबिन होता है ना, उसको ये ख़त्म कर देता है। हीमोग्लोबिन के साथ ये रिएक्शन करता है और हीमोग्लोबिन को बिल्कुल शरीर से समाप्त ही कर देता है। इसी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड के चलते कई बार मौत भी इंसान की हो जाती है। तो इसमें यह नष्ट कर देता है किसको, तो पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, हीमोग्लोबिन को, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य की से मौत हो जाती, मनुष्य की उससे मौत हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि वो हीमोग्लोबिन को शरीर से नष्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रजाति के अंदर जैव विविधता को कहते हैं प्रजाति विविधता, ये तो सीधे सीधे दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शित करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता हो ही नहीं सकता है, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता उसे कहते हैं जो घास खाता है, मतलब वो शाकाहारी होगा, ठीक है। अगला है द्वितीयक उपभोक्ता, तो द्वितीयक उपभोक्ता हो सकता है, जैसे मानते हैं घास है, घास के बाद से क्या हिरन है, हिरन के बाद से मान लेते हैं शेर है, तो ठीक है। तो यहाँ पे जो शेर है वो मांसाहारी है, ठीक है, द्वितीयक उपभोक्ता हो सकता है। लेकिन क्या और सूटेबल आंसर है, तो यहाँ देखिएगा द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता, तो ये सही बात है, द्वितीयक लेवल पे भी उस मांसाहारी होता है और तृतीयक लेवल पे भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक जैव मात्रा होती है। याद कर लीजिए, खूब रट लीजिए, ये क्वेश्चन हमेशा आता है। आंसर होगा ट्रॉपिकल वर्षावन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या उष्णकटिबंधीय वर्षावन। 48 नंबर है, सहोपकारिता किसके बीच होता है। जी हाँ, यहाँ देखिए, जू क्लोरेला और हाइड्रा के बीच सहोपकारिता देखने को मिलता है, मतलब दोनों को फ़ायदा होता है, ठीक है। अब बताते हैं कैसे। तो हाइड्रा का जो वेस्टेज होता है ना, क्या होता है, जैसे नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस हो गए या कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो जो जू क्लोरेला होता है वो उससे गेन करता है, वो अपने के लिए ले लेता है जो जो हाइड्रा का वेस्टेज है, और बदले में हाइड्रा को न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करवाता है। इसका मतलब है कि ये विन विन पोजीशन है, हाइड्रा को भी फ़ायदा है और जू क्लोरेला को भी फ़ायदा है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा 48 का सहकारिता का, जू क्लोरेला और हाइड्रा। 49 है, अनवरोधित प्रजनन क्षमता है, तो जैव विविधता, ठीक है। बिना किसी अवरोध के जो प्रजनन क्षमता होगी तो उसमें क्या होगा, विविधता ज़्यादा पाई जाएगी, इसलिए 49 का राइट आंसर हो जाएगा जैव विविधता। आई होप आपको सब चीज़ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।